उसे रिटन एप्लीकेशन में अपनी कंपेलिंग नीड लिखेगा। वाइल गिविंग द परमिशन द कमीशन मे इम्पोज कंडीशन, यही बात आपको समझाई थी कि हाँ वो क्या ठीक है कर लो, और लेकिन ये शर्त पूरी करो फिर तुम्हें अलाउ करूंगा। An order of the commissioner for the change of tax year shall take effect from the date being the first day of the normal tax year as may be specified in the order। अगर वो स्पेशल से नॉर्मल में जा रहा है तो इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर क्या होगी, पहला दिन किसका, नॉर्मल का। समझ लग रही है, ये बात पढ़ी थी बड़ी डिटेल में। नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा है तो इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। तो यहां पे ये किस में जा रहा था, स्पेशल से नॉर्मल में, तो इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, पहला दिन नॉर्मल का। तो ये अब देखिए इसके अंदर रिव्यू एप्लीकेशन की बात नहीं की उसने, नहीं ना की इसने रिव्यू एप्लीकेशन की बात, क्योंकि 4 नंबर नहीं थे, उसने 2 नंबर का पूछा था तो उसने जवाब भी उसका 2 नंबर के लिहाज से इसको यहाँ पे दिया। तो वो जो हमने पढ़ा था पहले दिन में उसको देखें ICAP ने सेम वही चीज़ें हैं। आपको बस मैंने बीच में से कहा था राइटिंग, एप्लीकेशन, कंडीशन, ये पॉइंट्स याद रखेंगे तो आप आराम से 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अच्छा अब इसको इसके कमेंट्स पढ़ते हैं। एग्जामिनर कमेंट्स भी तो देता है ना, देखें ये 3A के अंदर कमेंट्स देखते हैं। इन पॉइंट नंबर 1 एग्जामिनीज failed to mention that while giving the permission the commissioner may impose conditions। वो कहता है कि जिन बच्चों ने सवाल सॉल्व किया वो ये लिखना भूल गए कि कंडीशंस भी कमिश्नर लगा सकता है, तो मैंने उसका नंबर नहीं दिए, ठीक है। इन पॉइंट नंबर 2 द एग्जामिनीज फेल्ड टू मेंशन दैट आइटम्स अफेक्टेड बाय द चेंज shall be adjusted in a manner that no item is omitted and no item is taken into account more than once। ये पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा है, तो 1 के अंदर सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जो कंडीशंस पड़ी थी हमने वो एज इट इज उसका जिक्र करना था। कंडीशंस का जो पॉइंट्स पढ़े थे हमने, सॉरी, कंडीशंस का, राइटिंग की, एप्लीकेशन का, इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर का। तो जो चीज़ नहीं की वो देखें उसने कमेंट्स के अंदर स्पेसिफाई कर दी कि बच्चों का ये जो था वो ठीक नहीं था। तो ये एग्जामिनर कमेंट्स पहले मैं स्टूडेंट्स को कहता होता था कि आपने लाजमी पढ़ने, तो अब क्योंकि स्क्रीन लगी है तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया, क्योंकि स्टूडेंट को कहते हैं तो वो स्टूडेंट ही किया जो बात मान जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट ने तो नहीं बात माननी, पढ़ाने पड़ते हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे एग्जामिनर क्या अप्रोच लेके चलता है वो आपको मैं साथ बताया करूँगा कि भाई ये इस तरह से, ये बेसिकली इसके अंदर पासिंग रेशो होती है हर क्वेश्चन की, कि इस अटेम्प्ट में पहले क्वेश्चन में 66 बच्चे पास हुए, 34, 27, 73, इस तरह से ये पासिंग रेशो होती है। कभी अगर आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे कम पासिंग रेशो हमेशा थ्योरी के सवाल के अंदर होती है, या जो थोड़ा सा उसने कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, जहाँ से पता चलता है कि बच्चा थोड़ा सा वीक है, या ऐसा सवाल जो सिलेक्टेड हो कोर्स, क्योंकि हमने पूरा किया और जो बच्चा सिलेक्टेड पढ़ के जाता है, तो जो थोड़ा सा ऐसा सवाल पूछ ले ना एग्जामिनर जो वो रेगुलरली नहीं पूछता, तो पासिंग रेशो एकदम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि बच्चे अपनी सिलेक्शन पे गए होते हैं। तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं पढ़नी है, पूरा कोर्स पढ़ना है। हाँ, उसको उसके वेटेज के लिहाज से टाइम देना है कि उसका इतना टाइम है। इसी तरह ये सितंबर 18 के अंदर भी ये सवाल पूछा गया है, तो सितंबर 18 को भी देख लेते हैं। सितंबर स्प्रिंग होगा, ऑटम होगा, ऑटम होगा। ये, और इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये मेरे पहली बुक थी जिसमें सारा हाईलाइट किया हुआ था। ये पार्ट ए है और पार्ट बी है, कलीम लिमिटेड के नाम से, सितंबर 18। ये कलीम लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखें, इसमें काफ़ी इसने हैवी तरीके से इसे पूछा है। देखें 6 नंबर पूछे हैं, फिर इसने इसके 2 नंबर तो खैर से अलहदा से होंगे, और इसने यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है 2018 के अंदर। कलीम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30th जून। जिसका 30 जून पे अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो क्या होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर। KL is now considering to change its accounting year from 30th June to 30th September। यानी कि वो क्या करना चाह रहा है,
नॉर्मल से स्पेशल में जाना जा रहा है, यानी कि वो उस साल पे जाना चाह रहा है जो 30 जून पे खत्म नहीं होता, बल्कि कब खत्म होता है, 30 सितंबर को। तो एनी 12 मंथ्स विच एंड्स अदर देन 30 जून विल बी कॉल्ड एज स्पेशल टैक्स ईयर। तो यहां से पता चल गया, ये 2-3 लाइनें पढ़ना क्यों जरूरी है, आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। तो यहां से पता चल गया कि ये नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा है। तो पानी का कहिएगा, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ब्रीफली डिस्क्राइब नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल की, तो उसे कह गए उसको पहले 6 नंबर ये पूछी है, स्टेट्स द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। यानी कि यहाँ पे भी उसने वो 2 नंबर का ही पूछा है, आगे भी उसने 21 में भी 2 का पूछा था, ये वाला पॉइंट, उसमें ये नहीं पूछा था कि नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल की डेफिनेशन बताएं। अच्छा, अब इसके अंदर ये रिटर्न फाइलिंग पूछी है, ये भी आपको नहीं मैंने पढ़ाया। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये ऊपर डेफिनेशन लिखी है, पार्ट बी चेक करें, चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। A person shall apply in writing to the commissioner for the change in tax year from normal to special, वही रिटर्न लिखेगा। Commissioner should grant permission only if it is satisfied that company has a compelling need. While giving the permission, the commissioner may impose such condition as it may deem fit. ठीक है, इसने इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर का जिक्र नहीं किया, जबकि हमने देखा 2021 के अंदर जब उसने सोल्यूशन दिया है तो उसने इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर का जिक्र किया है। इसे करना चाहिए था यहाँ पे, तो वो इसने यहाँ पे स्किप कर दिया। इसके एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, ये देखिए इसे कितने डिटेल में एग्जामिनर कमेंट्स बताएं। In this part, the candidates were asked to state the requirement regarding change of tax year from normal to special. Generally, the performance was good. However, many candidates failed to explain the most critical point, that to be eligible to use special tax year, it was important to display a compelling need. कहता कि बच्चे ये लिखना ही भूल गए कि कंपेलिंग नीड होनी चाहिए, तो वो बच्चे लिखना ही भूल गए। तो ये बड़ी, many students were of the view that taxpayer may choose any period of 12 months as the tax year. Many students were silent in this regard, did not mention anything about approval of the application for the change in tax year being dependent on the satisfaction of the commissioner. बहरहाल आगे वो उसने मजीद डिटेल लिखी है। कहने का मकसद ये है कि ये जब सवाल सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट 2 तरह की गलती कर रहे हैं, कंपेलिंग नीड नहीं लिख रहे और कमिश्नर कंडीशंस लगा सकता है ये नहीं लिख रहे। तो आपको यहाँ बताने का मकसद ये था कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में टेस्ट कैसे हुआ है, कितने मार्क्स का हुआ है, और एग्जामिनर हमसे क्या रिक्वायर करता है कि आपको क्या कुछ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 2-2 मार्क्स का ही आएगा, तो जितना हमने पढ़ा है बस इसके ऊपर इतना टाइम ही देना चाहिए, लेकिन बताना ज़रूरी था कि आइडिया हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो टेस्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, ताकि आपने, अगर आपके ऊपर छोड़ो तो फिर तो आपने तो पास पेपर देख रहे हैं एंड पे जाके, तो ये शुरू से ही हम पास पेपर्स अपने साथ साथ लेके चलेंगे, हर टॉपिक के पास पेपर्स। और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि जो ICAP के पास पेपर होते हैं ये अपडेटेड नहीं होते, तो हमें कहीं ना कहीं से रेफ़र करने पड़ते हैं जहाँ पे अपडेशन हुई हो, तो वो फिर उसके साथ साथ हम चीज़ों को देख लेंगे। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, कोई किसी किस्म की क्यूरी कल वाले टॉपिक पे, तो बताएं, करें फिर आज स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पर्सन के बारे में थोड़ा सा देख लें कि पर्सन किसे कहते हैं। ये मैं आपको बता रहा था ना कि वैसे तो लैंग्वेज में आम इंग्लिश ज़बान में पर्सन, इंसान, एक पर्सन को कहते हैं, लेकिन टेक्स्ट वाला पर्सन को कुछ और कहता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसे क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि जो पर्सन की डेफिनेशन में क्या आता है। एन इंडिविजुअल, एक इनफरादी पर्सन, बंदा भी पर्सन कहलाता है। अ कंपनी, कंपनी को भी टैक्स वाला पर्सन ही कहता है। ठीक है, तो यानी कि आज के बाद जहाँ पर्सन लिखा होगा उसे कंपनी भी मुराद हो सकती है, क्योंकि हम टैक्स पढ़ रहे हैं।
और AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि एक से ज़्यादा लोग मिलके इकट्ठे हो जाए तो वो भी AOP कहलाती है। इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज और एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान और एल्सवेयर, अगर पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है तब भी पर्सन है, पाकिस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो तब भी पर्सन ही कहलाएगी। ठीक है, लॉ वाला जो है हमारी नज़र में, हमारा लॉ वाला उसको पर्सन ही कहेगा, बेशक वो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हुई, US में रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, तो वो पर्सन ही कहलाएगी। फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह WHO होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनको भी हमारे लॉ में पर्सन कहा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट पता है ना, वफाक को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट को, कोई इनकी पॉलिटिकल सब डिवीजन है। फॉरेन गवर्नमेंट की, कोई बाहर की जो गवर्नमेंट आती है उसकी कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन यहाँ पे है तो, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हमारा लॉ इसे पर्सन कहता है। ठीक है, तो आज के बाद पर्सन का मतलब सिर्फ एक बंदा नहीं है, कंपनी भी हो सकती है, AOP भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको याद या बहुत ज़्यादा रिटेन करने के लिए नहीं कि इसको रट्टा लगाते रहें जाके। तो ये पर्सन की डेफिनेशन है। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं अपने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट पे जो हमारा एक चल रहा था। ये पेज निकाल लें अपने पास भी, पेज नंबर 51। लॉ के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो हमने पढ़ना है रेजिडेंट पर्सन का, रेजिडेंट पर्सन का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि पर्सन से मुराद हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की भी बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा, एक AOP रेजिडेंट कब होगी, और एक कंपनी रेजिडेंट कब कहलाएगी। ये मैंने आपको कल बड़ी डिटेल में बताया था कि रेजिडेंट जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रेजिडेंट होगा उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी, और जो रेजिडेंट नहीं होगा उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। तो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन क्यों जानना जरूरी, आज हम देखेंगे। सबसे पहले रेजिडेंट पर्सन में से रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब कहलाता है ये देखते हैं। इसके लिए आए आप, ये जो पेज मैंने खोला है पेज नंबर 51। एन इंडिविजुअल shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period or periods amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year। उसकी प्रैक्टिस है। इसमें जानने वाली चीजें, जहन में रखने वाली चीजें क्या है, एक बंदा जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है, कितने दिन, 183 दिन, 183 डेज तक जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है बच्चे भी ग्रुप में वो आपका रेजिडेंट कहलाएगा। और 183 डेज कब के देखने, ग्रुप में ऐड करते हैं टैक्स ईयर के। ठीक है, अब वो टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर भी हो सकता है और स्पेशल टैक्स ईयर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखना होगा कि मैंने नॉर्मल टैक्स ईयर के देखने हैं कि स्पेशल के देखने हैं। तो बहरहाल जो भी है, एक टैक्स ईयर में अगर एक बंदा पाकिस्तान में 183 डेज स्टे करेगा तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। 183 डेज अमाउंटिंग इन एग्रीगेट, इकट्ठे भी हो सकते हैं और अलग-अलग भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे
वो 1 जनवरी को आया, 31 मार्च तक रहा, अप्रैल को वापस चला गया, फिर मई में आया और जून तक रहा। इस तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो 183 डेज इकट्ठे पाकिस्तान में रहे, सही है। तो 183 डेज इकट्ठे भी हो सकते हैं और मिल गया आपको। सेग्रीगेटेड भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है जो हम इसको आगे भी देखेंगे। तो ऐसा इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट ऑफ 183 डे और मोर इन अ टैक्स ईयर, वो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, बी पार्ट, इज एन एम्प्लॉय। अच्छा, ये जो ए है ना, इट्स अ जनरल रूल, ये जनरल रूल होगा, ये सब पे लगेगा। आगे थोड़ा सा मजीद हम स्पेसिफिक रूल्स की तरफ चले जाएंगे। ए जो है ये जनरल रूल है। बी के ऊपर चलते हैं, इज एन एम्प्लॉय और द ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। ये अब इस जब बी की बात करनी है ना, तो फिर अब ए के 183 दिन खत्म। अब हम ए वाले को नहीं जिक्र कर रहे, अब हम बात ये करेंगे कि गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई हो, फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और वो मुल्क से बाहर उसकी पोस्टिंग की हो, पोस्टेड अब्रॉड इन अ टैक्स ईयर, तो वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। है फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉई, लेकिन उसकी तैनाती कहाँ की गई है? पाकिस्तान से बाहर। अब वो देखो ना, वो पाकिस्तान में 183 दिन तो गुजार ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी की वजह से कहाँ पे है? पाकिस्तान से बाहर। लेकिन हुकूमत कहती है, टैक्स कहता है कि भाई हमारी नज़र में वो क्या है? रेजिडेंट है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या हो सकती है? सोचे ज़रा। एम्बेसडर्स, वेरी गुड। सफारत खाने में जो लोग काम करते हैं, जो वज़ीर होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी अगर बात कर लें आप, जो हर टाइम टूर्स के ऊपर रहते हैं, तो वो भी पाकिस्तान में 183 डेज उनके पूरे नहीं होते। अब यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर या किसी और टर्की के अंदर पाकिस्तान का सफारत खाना होगा, उस सफारत खाने के अंदर पाकिस्तान का एक एम्प्लॉई उधर पोस्टेड है, जो कि एम्प्लॉई पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है, लेकिन पोस्टेड किधर है? तुर्की के अंदर, यूएस के अंदर, वहाँ पे। तो वो तो उधर ही रह रहा है ना। तो वो एम्बेसडर जो होता है वो हमारी नज़र में, हमारे टैक्स की नज़र में क्या होगा? रेजिडेंट होगा, ठीक है। तो पहला रूल है जनरल पब्लिक, सबके लिए, कि जिसने 183 दिन पाकिस्तान में गुजारे वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। ये खास रूल है खास लोगों के लिए, कि जी वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, लेकिन है मुल्क से बाहर, वो कहता नहीं भाई फिर भी ये रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट अभी नहीं पढ़ना, ये काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट है, ये मैं देखूंगा अभी थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे या कल लेके जाएंगे। अभी थोड़ा नीचे आए, रूल 40 के ऊपर, सी के 14 के ऊपर, बल्कि अगली बुलेट पे आए, ये जो ये नहीं, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 82 which provides for the determination of a person of a resident individual। कहते हैं वो जो आपने ऊपर पॉइंट पढ़े ना, ए और बी, उसके रेजिडेंट इंडिविजुअल बनाने के लिए कुछ रूल भी लगते हैं, और वो रूल क्या है? और ये रूल देखें। पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज अ प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ द अराइवल इन एंड द डे ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान काउंट्स एज ए होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। यानी कि एक बंदा है, अब कहता है 183 दिन कैलकुलेट कैसे करने हैं। एक बंदा जी पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, तो उसकी रात 2 बजे की फ़्लाइट है, 12 बजे के बाद तो नया दिन चढ़ जाता है ना, लेकिन उसकी रात 2 बजे की फ़्लाइट है और वो यूएस जा रहा है। वो कह रहा है कि अब वो 2 घंटे, तो वो तो सिर्फ 2 घंटे रहा है पाकिस्तान में, तो क्या हम वो पूरा दिन कंसिडर करें 183 दिन कैलकुलेट करते वक्त? वो कह रहा है कि हाँ करें, लॉ कह रहा है कि करें, कि बेशक वो दिन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रहा है, क्योंकि वो जा रहा था पाकिस्तान से बाहर, लेकिन हम वो पूरा दिन कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह एक बंदा पाकिस्तान आ रहा है
और वो रात 11 बजे पहुंचा है पाकिस्तान, 12 बजे तो दिन फर्क हो जाता है, तो जब वो रात 11 बजे पहुंचा है तो अब वो तो 1 घंटा पाकिस्तान, तो क्या उसकी अराइवल का दिन कैलकुलेट करें 183 कैलकुलेट करते वक्त? तो कहता है बिल्कुल करें। ठीक है, दोबारा इसे पढ़ें। पार्ट ऑफ अ डे, दिन का हिस्सा, दैट एन इंडिविजुअल इज इन प्रेजेंट इन पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान में प्रेजेंट था, इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल इन एंड द डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम, काउंट्स एज ए होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। यानी कि 183 दिन की कैलकुलेशन करते वक्त अगर वो बंदा दिन का कुछ हिस्सा भी पाकिस्तान में रहा है, वो पूरे का पूरा दिन ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसे कंफ्यूजन ही खत्म कर दी कि भाई ये कुछ हिस्से को काउंट करने के लिए, वो कहता है जी फुल डे, बेशक घंटा रहा है पाकिस्तान में, 2 घंटे रहा है, लेकिन वो काउंट होगा फुल डे। लगी समझ? द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्शियली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। वो कहता है जो नीचे दिन दिए गए हैं, अगर इन दिनों में वो पाकिस्तान में है तो तब भी उसके दिन पूरे के पूरे काउंट किए जाएंगे। पब्लिक हॉलीडे, मिसाल के तौर पे एक बंदा आया और यूएस से आया और यहाँ पे उसको 14 अगस्त आ गई, पब्लिक हॉलीडे आ गई, तो कहे यार मैं तो अपने काम से आया था, यहाँ पे इनकी तो छुट्टी आ गई। तो हमारा लॉ ये कहेगा कि नहीं भाई, बेशक पब्लिक हॉलीडे आ गई है, तुम पाकिस्तान में हो, तो हम 183 दिन कैलकुलेट करते वक्त तुम्हारा ये दिन कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। तो अगर वो छुट्टी आ गई कोई पब्लिक हॉलीडे, तो 183 की कैलकुलेशन में उस छुट्टी को भी काउंट किया जाएगा। अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, कोई बाहर से पर्सन आया और यहाँ पे आके बीमार हो गया, वो कहे कि यार मैं तो फिरने गया था, बीमार हो गया, 10 दिन तो मेरी बीमारी में गुजर गए, मेरा तो काम ही नहीं हुआ। तो कहते बेशक आपके 10 दिन बीमारी में गुजर गए, लेकिन आपका ये पूरे का पूरा दिन, जितने दिन आपकी बीमारी में गुजरे, वो सारे के सारे 183 की कैलकुलेशन में काउंट करेंगे। अ डे दैट एन इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकडाउन और डिले इन द रिसीट ऑफ सप्लाई। किसी बिजनेस की वजह से पाकिस्तान में आया था, यहाँ आके पता चला तो लोग तो हर दूसरे दिन हड़ताल कर लेते हैं, ठीक है, सड़कें बंद कर देते हैं, पहिया जाम कर देते हैं। तो कहता है जी ये तो लॉकडाउन चल रहा था उस इलाके में, मेरा तो काम ही नहीं हुआ। कहते हैं बेशक जो मर्जी था, हमारा टैक्स वाला कहता है कि वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने की वजह से उसको बेशक जितना मर्जी डिले हो गया, अब वो डिले लॉकडाउन की वजह से हुआ, स्ट्राइक की वजह से, जिस मर्जी वजह से हुआ, 183 दिन कैलकुलेट करते वक्त हम वो दिन शामिल करेंगे। ठीक है। A holiday spent by the individual in Pakistan before, during और after any activity in Pakistan। एक बंदा आया बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में, तो 180 दिन हो गया उसे, उसने कहा मैंने वापस जाना है, पाकिस्तान से वापस जाना है, तो जाते जाते चलो इस्लामाबाद देखते हैं, सुना बड़ा खूबसूरत है, तो इस्लामाबाद गया देखने, वहाँ पे उसे 1 हफ्ता लग गया। वो क्या यार मैंने तो 180 दिन काम किया था, 7 दिन तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सैर की थी। वो कहेंगे नहीं भाई, 183 दिन की कैलकुलेशन में बेशक आपके काम के दिन नहीं हमने देखने, आपके काम के दौरान अगर आपने कोई हॉलीडे की है, काम खत्म होने के बाद कोई हॉलीडे की है, काम खत्म होने से पहले भी कोई हॉलीडे की है, तो वो भी सारे के सारे 183 में कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स बताए हैं। जो लॉ था वो था 183 दिनों का, लेकिन उसने ये रूल्स बता दिए कि 183 दिन कैलकुलेट करते वक्त आपने ये चीजें भी कंसीडर करनी है। ठीक है, लग रही समझ? नींद तो नहीं आ रही? पक्की बात है, नींद तो नहीं आ रही आपको? हाँ जी, बस जागते रहे। पिलाएंगे चाय भी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, तो ये 183 डेज की कैलकुलेशन है। वो बाहर का एम्बेसडर होगा ना, वो वहां का होगा एम्बेसडर, वो पाकिस्तान में जिसने 183 दिन गुजार लिए, वो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक पाकिस्तान का रेजिडेंट है। ठीक है, हमने अपने लॉ को देखना है।
एक बात याद रखिएगा, दो चीजों से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, रेजिडेंट और सिटीजन। ठीक है, रेजिडेंट और सिटीजन। सिटीजन क्या होती है? नेशनल, शहरियत, मैं पाकिस्तानी हूं, ठीक है, आईडी कार्ड हमारा, वो होती है आपकी सिटीजनशिप, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। रेजिडेंट जो है ये लॉ की टर्म है जो अभी हमने पढ़ी है, जो हम कल से पढ़ रहे हैं, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रेजिडेंट का सिटीजनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है, जिस तरह भी आपने बात की है। अब एक बंदा शहरी है अमेरिका का या चाइना का, लेकिन पाकिस्तान में 183 दिन गुजार गया, तो वो पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। लेकिन वो पाकिस्तान का क्या शहरी होगा? लगी बात सी समझ? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम शहरियत पढ़ रहे हैं कि रेजिडेंसी पढ़ रहे हैं? रेजिडेंसी। तो इससे थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज। जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना, वो इस चीज को कवर करेगा, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। पहले दो पॉइंट्स में इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया का कोई बंदा आ जाए और यहां पे 183 दिन रह जाए और 184वें दिन वो वापस चला जाए, लेकिन वो पाकिस्तान का क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया, ठीक, लेकिन वो शहरी नहीं होगा। तो रेजिडेंसी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ये 183 डेज के साथ है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा हमने ख्याल रखना है और इसको आपस में कंफ्यूज नहीं करना। रेजिडेंसी का ताल्लुक जो है वो इसके साथ, इसी वजह से देखिए ना, ये जो रूल आए हैं, ये रूल आपके ख्याल से और किस वजह से आए हैं? ठीक है, ये रूल अब पाकिस्तान में जो रह रहा है वो तो इधर ही रह रहा है ना, वो तो इधर ही रह रहा है। ये रूल किस वजह से आए हैं? ये रूल उन वजह से आए हैं कि जो पाकिस्तानी बंदा यूएस में चला गया हो हमेशा के लिए और कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आया, उसमें लगते होंगे, और जो ऐसे बंदे जो पाकिस्तान आते हैं वैसे सैर पे आ गए, काम के सिलसिले में आ गए, बिजनेस के सिलसिले में आ गए, और उनके लिए लगते हैं। जो तो पाकिस्तान में रहता है वो तो ऑब्वियसली रेजिडेंट ही है, इसलिए तो वो बात कर रहा है कि पब्लिक हॉलीडे भी काउंट करें, सिक लीव भी काउंट करें, ठीक है, स्ट्राइक के दिन भी काउंट करें। थोड़ा जरा सेंस को समझने की कोशिश करें ना। ये वो किसको कह रहा है? ये वो उन लोगों को ही कह रहा है जो कभी कभार पाकिस्तान आते हैं। अब जो कभी कभार पाकिस्तान आते हैं वो दो तरह के लोग होंगे, जो हमेशा के लिए अब्रॉड सेट हो गए, अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ पे आते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग जो कारोबार के लिए या जॉब के लिए आते हैं या सैर सपाटे के लिए आते हैं। ये उन लोगों के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे जाके इन चीजों को थोड़ा, ये वाला पॉइंट देखते हैं अब, लास्ट पॉइंट इसका, अ डे और अ पार्ट ऑफ डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान solely for the reason of being in transit between the two different places outside Pakistan does not count a day, does not count a day। क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि एक बंदा जो है वो ये कहना चाह रहा है कि एक बंदा पाकिस्तान के अंदर जॉब करता था, ठीक है, एक बंदा जॉब करते हुए पाकिस्तान में उसे रहते हुए 182 दिन जॉब मिल गई कनाडा में। पाकिस्तान में जॉब करता था, इसे किधर जॉब मिल गई? कनाडा में।
ये चला गया छोड़ के पाकिस्तान, कनाडा शिफ्ट हो गया, जॉब कर ली। पाकिस्तान में इसने कितने दिन गुजारे थे अभी तक? 182 डेज। कनाडा में जब ये जॉब कर रहा था ना, इसका बॉस आया, कहता यार इंडिया के अंदर ना एक कॉन्फ्रेंस है, वो कॉन्फ्रेंस तुमने अटेंड करनी है, ठीक है। इसके बॉस ने इसे क्या कहा कि तुमने कहाँ जाना है? इंडिया। इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस है, वो तुमने अटेंड करनी है। ये गया, जाके इसने टिकट पता कराई, तो टिकट पता कराई तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जा रही थी। फ्लाइट किधर आ रही थी? पहले पाकिस्तान और फिर इंडिया। अब उसने जाना कहां था? इंडिया। लेकिन फ्लाइट रास्ते में उसे क्या पड़ गया? रास्ते में क्या पड़ गया उसे? पाकिस्तान। तो अब जो पाकिस्तान में उसने सिर्फ इसलिए स्टे किया क्योंकि वो रास्ते में था, तो क्या ये दिन काउंट करके इसे 183 दिन में रेजिडेंट बना दें? लॉ कहता है नहीं। लॉ क्या कहता है? नहीं। सही है, लगी समझ? वो अब इसकी जरा वर्डिंग को चेक करना है आपने। वेयर, इधर फोकस करें जरा, लिखना छोड़ दें अभी, बाद में 9 बजे के बाद लिखिएगा। वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है, सोलली बाय द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस। solely by the reason of being in transit between 2 different places। वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो इन ट्रांजिट है और कोई वजह नहीं है, तो कोई रिश्तेदार याद नहीं आ रहा अपना, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है? क्योंकि उसने इन ट्रांजिट बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेस। तो इन ट्रांजिट की वजह से अगर पाकिस्तान बीच में पड़ गया तो ये जो स्टे होगा ये इसका काउंट नहीं किया जाए, ठीक है। डज नॉट काउंट अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। इन ट्रांजिट की वजह से जो दिन होगा, इट विल नॉट काउंट अ डे ट्रांजिट इन पाकिस्तान, ठीक है। ये अब लिख लें, अगर कुछ आप लोगों ने लिखना है, 1 आधा मिनट दे देता हूं, फिर कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। जी, ये एक क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। लिख लिया है कुछ आप लोगों ने जो लिखना था? पढ़े फिर क्वेश्चन। मिस्टर मुबीन, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, केम इनटू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ स्पेशल असाइनमेंट। बल्कि इससे पहली 2 लाइनें पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि आपको टैक्स ईयर का पता चले क्या चाह रहा है। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
एंड द स्टेटेड रूल फॉर द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023 अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। यानी कि टैक्स ईयर हमारा कब एंड हो रहा है? 30 जून 2023। तो ये नॉर्मल है स्पेशल है? नॉर्मल है, ठीक है। मिस्टर बुबीन जो है अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान came into Pakistan for the first time on a special assignment from his company on April 1st 2023 and left the country on September 30th 2023। इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा है वो नॉलेज अप्लाई करें पहले। इसमें हो सकता है कि सोल्यूशन में थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है हम सिर्फ उस नॉलेज के बेस में चलते हैं कि वो पाकिस्तान आया पहली दफा 1 अप्रैल 2023 को और मुल्क छोड़ के गया 30 सितंबर 2023। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? हम देखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितने दिन बन गए? अप्रैल के कितने दिन होते हैं? 30। मई, जून 31 और कितने बन गए? 183। तो क्या ये बंदा रेजिडेंट हुआ? क्या ये बंदा रेजिडेंट हुआ? क्या ये बंदा रेजिडेंट हुआ? क्यों भाई? 9 क्यों? टैक्स ईयर 30 जून था जनाब। मैं आपको क्या कहा था कि हमने रेजिडेंट का स्टेटस कब का देखना होता है? टैक्स ईयर का। तो टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा है? टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा है? 30 जून को खत्म हो रहा है। तो 30 जून तक उसके कितने दिन हुए? 91। भाई अगले दिन तो अगले टैक्स ईयर में चले जाएंगे ना। जुलाई से सितंबर 23, ये टैक्स ईयर कौन सा है? ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? टैक्स ईयर 24। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? किस टैक्स ईयर का पता हो? 23। तो टैक्स ईयर 23 कब खत्म हो रहा है? 30 जून को भाई। तो इसलिए जरा फोकस करके चीजों को पढ़े। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कह रही थी कि भाई ये रेजिडेंट है, तो ये रेजिडेंट नहीं है, ये क्या है? नॉन रेजिडेंट है। टैक्स वाला ऐसे खेलता है, ठीक है। तो उठ जाए सारे। मैं अभी सिटीजन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहा हूं, सिटीजन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको भी पहले सवाल में कहा है, और दूसरा मैंने आपको भी बताया था कि सिटीजन को रेजिडेंट के साथ अभी कंपेयर नहीं करें। इस कॉन्सेप्ट को फिलहाल के लिए इग्नोर करें, क्योंकि पार्ट 3 अभी मैंने आपको कराना है। जो पहले 2 पार्ट बताए हैं, पहला पार्ट 183 दिन वाला बताया है। 183 दिन के लिहाज से एक बंदा रेजिडेंट बन रहा है कि नहीं? कैसे बन रहा है? अगले साल में बनेगा ना। अगले साल में भी नहीं बनेगा, अगले साल के भी 92 दिन बन रहे हैं उसके। चाहिए आगे चले भाई। समझ लगी है इस पॉइंट की? सबको लगी है समझ? कोई कंफ्यूजन? दूसरा पॉइंट देखें। मिस्टर राणा who had never traveled abroad in his life got a job in Canada. He went to Canada on December 29, 2022। 29 दिसंबर को वो कनाडा चले गए to assume his responsibilities as a CFO. In June 2023, his company sent him back to India on a training workshop। ठीक है, कनाडा गया था, ये वही वाला सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। और इंडिया उसको भेज दिया गया। ऑन 30 जून 2023 he went on his way back to Canada. He had to stay in Karachi for a whole day in transit। यानी कि जब वो वापस कनाडा जा रहा था तो उसको एक दिन पूरा कराची में स्पेंड करना पड़ गया। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये बंदा रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? कैसे देखेंगे? He went to Canada on December 29, 2022।
29 दिसंबर को वो कनाडा चला गया था। तो वो पाकिस्तान में कब तक रहा? पाकिस्तान में कब तक रहा? जुलाई रहा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने रहा ना। जुलाई के कितने आ गए? 31, 30, 31, नवंबर 30, और ये दिसंबर के कितने लो? 29 लेंगे, 28 लेंगे? चले आपकी मान के चलते हैं। कितने बने? 182, 182, ये 182 बन गए। तो रेजिडेंट स्टेटस होने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए था? 183। अब 30 जून वाले दिन जब वो कराची उसे स्टे करना पड़ गया इन ट्रांजिट की वजह से, तो क्या अब वो एक दिन में इसमें ऐड करूं कि ना करूं? नहीं। तो क्या वो रेजिडेंट बना? नहीं बना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का, तो आपने इस तरह बेशक लिख लेने हैं कि दिन कितने कितने किस किस महीने में बनते हैं। ठीक है। और इन ट्रांजिट की वजह से अगर उसे पाकिस्तान में एक दिन रहना पड़ गया तो वो काउंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। मिस्टर बाबर अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान मिशन इन जिनेवा। जिनेवा किधर है? कराची के पास। जिनेवा किधर है? मुल्क से बाहर ही है ना भाई, पाकिस्तान से बाहर ही है। हाँ, इन जिनेवा फ्रॉम जुलाई 1 2022 से 30 जून 2023, यानी कि पूरा साल वो जिनेवा रहा है, पूरा साल ही वो पाकिस्तान से बाहर रहा है। तो क्या ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट है, क्योंकि इस पे वो दूसरा रूल लग गया स्पेसिफिक वाला कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ठीक है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और वो पोस्टेड है पाकिस्तान से बाहर, तो वो क्या होगा? रेजिडेंट। ठीक है। मिस्टर फ्रांसिस अ शुगर डीलर इन ब्राजील केम टू पाकिस्तान ऑन जुलाई 31, 2022। 31 जुलाई 2022 को पाकिस्तान आया। ड्यूरिंग हिज विजिट ही स्टेड एट लाहौर। उसे किसी ने कहा था लाहौर लाजमी देखना है, तो वो लाहौर में उसने स्टे किया। अज्यूम दैट द कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज कैलेंडर ईयर एज ए स्पेशल टैक्स ईयर। ये भी आपका टेस्ट है। बताएं, वो बंदा पाकिस्तान कब आया? 31 जुलाई 2022 को, और अपने स्टे से वो जो है ड्यूरिंग हिज विजिट ही स्टेड एट लाहौर, वो लाहौर में ही उसने अपना स्टे किया। अब कमिश्नर ने क्या किया है कि कमिश्नर ने उसे कहा है कि तुम एक कैलेंडर ईयर को एज ए स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? इस लाइन से क्या मतलब है? यस, यानी कि इस खास तौर पे फ्रांसिस के केस में टैक्स ईयर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 से कब हो जाएगा? 31 दिसंबर 2022। यानी कि फ्रांसिस के केस में उसने टैक्स ईयर ही बदल दिया। उसे कहा स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल करो, और स्पेशल टैक्स ईयर किसको इस्तेमाल करो? कैलेंडर ईयर को इस्तेमाल करो। ठीक है। तो फिर अब ये टैक्स ईयर है, ये टैक्स ईयर। अब हमने देखना है कि वो कहां आया, कब आया है? 31 जुलाई को पाकिस्तान आया। पाकिस्तान कब आया? वो 31 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगस्त 31, 30, 31, 30, 31। जुलाई का महीना दिन लूंगा है एक दिन। चलें लेके देखते हैं कितना बन गया? 154। तो क्या वो रेजिडेंट हुआ? नहीं हुआ, इज अ नॉन रेजिडेंट। ठीक है। मजेदार काम है ना?
इंटरेस्टिंग है, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आसानी रहेगी। अच्छा, इसको अब देख लेते हैं कि इसने क्या किया था। हमने तो बता दिया, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ना। पहले सवाल में वही वाली बात है, 91 निकाले थे ना हमने, ठीक है। तो 183 दिन से कम है तो 91 डेज ही। पहले नहीं, आपने तो पूरे 183 निकाले थे, ठीक है। ये तो इन भाई ने बताया था कि नहीं भाई वापस आ जाए। दूसरे सवाल में भी हमने आपने दिसंबर के 29 ही लिए थे ना, क्योंकि वो 29 को गया था। तो 182 थे। Therefore, Mr. Rana total stay is less than 183 and he will be considered as a non-resident. देख रहे हैं आप कि उसने सोल्यूशन कैसे दिया है, दिनों को कैलकुलेट किया है और रीजन दिया है कि ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्यों नहीं बनता। क्वेश्चन में भी जब आपसे पूछा जाएगा पेपर में भी, तो ये नहीं कह देना हाँ रेजिडेंट है, हाँ नहीं रेजिडेंट है, तो कहना भाई मुझे बताएं क्यों नहीं है। तो फिर आपने ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करके बताना है उसे, ठीक है। तीसरा सवाल वही है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसीडर एज ए रेजिडेंट पर्सन, ये वाली बात आ गई। और चौथे में भी ये आपने देखें जुलाई का एक दिन लिया था तो टोटल 154 डेज ही बने। और ये उसने नीचे वो सारा बताया हुआ है, क्योंकि उसका टैक्स ईयर बदल दिया था तो इस वजह से वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। तो ही वाज आर नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। तो यही इसके सोल्यूशन में उसने करवाया हुआ है जी। तो जैसे वो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने किया से कि हमने दिसंबर के 29 डेज लिए, तो किसी क्वेश्चन में हमें क्लियर ना हो कि हमने 29 डेज ले लिए या नॉर्मली क्लियर होता है, हाँ। अगर इन केस क्लियर ना हो और ये डेट जो है एक होम करने से रेजिडेंट बन रहा हो और एक से ना बन रहा हो, फिर यही तो उसने पूछना है, क्लियर नहीं होता, यही तो क्वेश्चन है, उससे कहते हैं उसका जवाब देना और क्या करना है। अब यहाँ पे एक दिन से ही मसला आ रहा था, अब आप अपनी असम्पशन तो नहीं ले सकते ना, ये तो आप नहीं, आप यही तो उसने पूछना है आपसे कि भाई एक दिन से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, यही तो कंफ्यूजन है। तो ये अब आपने फिर उसके रूल्स को देखते हुए उसका आंसर करना, ठीक है। जहां पे ऐसी कंफ्यूजन ओपनली होगी वहां देखेंगे अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो। अच्छा जी, ये भी क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। शॉन फ्रांसिस, अ फ्रेंच डिजाइनर, often visits to Pakistan for promotion of his products। अब देखें किसकी बात हो रही है, शॉन की, शॉन है या जीन है, whatever, जीन कहना है शॉन कहना है, जीन कहना है चले। तो किसकी बात हो रही है, कैसे बंदे की, जो कि फ्रेंच डिजाइनर है। इट मीन्स ये पाकिस्तान की शहरियत से तो इसका ताल्लुक ही कोई नहीं ना है। तो यहां पे मैं अब आपको बता रहा हूं कि सिटीजनशिप फर्क है और रेजिडेंटशिप फर्क है। अब वो फ्रेंच डिजाइनर है और वो पाकिस्तान आ रहा है, किस वजह से, प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। तो इस बात से हरगिज कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो कोई चाइना का बंदा उठ के पाकिस्तान आ रहा है, मैं इसे रेजिडेंट कैसे कह दूं। हम कह सकते हैं अगर वो पाकिस्तान में 183 दिन स्पेंड कर रहा है। तो इस चीज से कंफ्यूजन नहीं डालनी अपने आप को। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10 जुलाई से 25 फरवरी, 10 जुलाई से 25 फरवरी तक पाकिस्तान में रहा है। Determine the residential status of Jean Francois for the tax year 2023, उसने बता दिया। Assuming commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year, calendar year as a special tax year। तो अगर कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर है तो तारीखें 1 जनवरी से होंगी 31 दिसंबर तक की। तो अब हमने 1 जनवरी से 31 दिसंबर के टैक्स ईयर में बताना है क्या ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो इसका स्टे कब था, 10 जुलाई से लेके 25 फरवरी 2022 तक। 10 जुलाई 2000, ये ना मुझे फिगर गलत लग रही है, हाँ जी, हाँ 25 फरवरी 2023 होना चाहिए यहाँ पे, ये इसने कहा पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 10 जुलाई 2000 टैक्स ईयर 2023 जो है, तो 10 जुलाई 2022 से लेके 25 फरवरी 2023, बताएं क्या स्टेटस बनेगा इसका। करें कैलकुलेट, खुद से करें जरा, पहले अब आप एक अपने हाथ से करें
फिर इसको हम देखेंगे। लिखें अपने पास, इसके प्रॉपरली वो कैलकुलेशंस निकालें। वन 174 कैसे निकालें? एक मिनट जरा, जुलाई, अगस्त, आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने बने जुलाई के? 21, एक 22 है, कितने हैं? 22 है। 31, 30, 31, 30 और 31, ये कितने बन रहे हैं? 174, 5। तो ये फिर नॉन रेजिडेंट बना। सबने हल किया है? आप दोनों ने हल किया है? ठीक है, नहीं लिखा है? चले देखते हैं क्या जो आपने लिखा है क्या वही इसने लिखा है। लेट्स सी। In the view of the permission granted by the Commissioner to Jean Francois, the use special tax year, the number of days he spent beyond 31 December would fall under tax year 2023. As a result, John is a non-resident person because his total stay in the tax year 2023 is 175 दिन from 10 July to 31 December 2022, which is less than 183 days. ठीक है, वो कह रहा है कि इससे ऊपर वाले जो दिन है दिसंबर से जनवरी फरवरी के, तो वो अगले टैक्स ईयर में चले गए ना, तो आपने उसे कहां पे क्लोज करना है? दिसंबर में। ठीक, सही है। तो ये इस तरह से चीजों को देखना है। ये कुछ आपको प्रैक्टिस कराई है। कॉन्सेप्ट देखें, जो मेन चीजें आज आपने थोड़ा सा 2 मिनट है, थोड़ा चीजों को रिकैप करते हैं कि जो मेन चीजें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिडेंट अलहदा चीज है और सिटीजनशिप अलहदा चीज है। ठीक है, सिटीजनशिप की बेस पे रेजिडेंसी कराना, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो थर्ड पॉइंट इसी को लिंक करता है। आज तक हमने जितना पढ़ा है ये दोनों सेपरेट चीजें हैं, पहली बात। दूसरी बात, सवाल करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखना? टैक्स ईयर, कि मैंने जो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का स्टेटस बताना है वो किसके हवाले से बताना है? किसके हवाले से बताना है? टैक्स ईयर के हवाले से। क्या वो स्पेशल है, क्या वो नॉर्मल है? अगर स्पेशल है तो तारीखें क्या हैं? तीसरी बात, सवाल सॉल्व करते वक्त मैंने इस तरह प्रॉपरली महीनों के नाम कैलकुलेट करके और वजह बता के बताना है कि भाई वो रेजिडेंट क्यों नहीं है, और अगर रेजिडेंट है तो वो रेजिडेंट क्यों है। ठीक है, ये 3 बातें। और उसके अलावा ये सारे रूल्स को देखते हुए 183 डेज इकट्ठे भी हो सकते हैं और अलग-अलग दिनों में भी हो सकते हैं। ठीक है, छुट्टियां भी इसके अंदर आनी है, इसके अंदर सिक लीव्स भी आनी है, इसमें स्ट्राइक्स के टाइम भी आने हैं। ठीक है, पाकिस्तान में स्पेंड किए हुए कुछ घंटे वो भी पूरा दिन काउंट करेगा। नहीं काउंट करेगा तो क्या नहीं करेगा? इन ट्रांजिट का टाइम। और अगर स्पेशल केस चले गए फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे जो कि पाकिस्तान से बाहर पोस्टेड है, तो वो वैसे ही रेजिडेंट है। ठीक है, ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मंडे को मिलेंगे। लेकिन जो पढ़ा है ये सारा आपने रिवाइज करना है। जितना हमने 3-4 दिनों में पढ़ा है, सैटरडे संडे बैठ के सारे को